अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह इसाक। आजकल एक नया बिल पास हुआ है जेंडर के हवाले से, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को कुछ हकूक़ दिए गए हैं और उसके बाद उस जो बिल था उसके अंदर कुछ ऐसी शिकें शामिल की गई हैं जिसके ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं हमारे माशरे में। जो इनिशियली जब बिल पेश किया गया था तो पहली इंटेंशन शायद ठीक थी कि जो असाइंड रोल्स हैं जेंडर के, मेल फीमेल, तो उसमें एक थर्ड जेंडर भी पाई जाती है जिनको हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। उनके हवाले से हमारे माशरे में बहुत सी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, जैसे उनको काम नहीं दिया जाता, एजुकेशन की फ़ैसिलिटीज़, वरासत में हक़ और आला तालीम के मौक़े समेत एक्सेप्टेंस है जो माशरे में, वो उन लोगों की इंतहाई कम है और सिवाय उनको एक तालियां बजा के डांस करने के अलावा उनको किसी काबिल नहीं समझा जाता। इस हवाले से बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअली इन लोगों का एग्जिस्टेंस क्या है और इन लोगों की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसे मुख्तलिफ हैं आम लोगों से। इस सारे हवाले से मैं थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इनका जो बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म है या बायोलॉजिकल मेकअप है वो ही डिफरेंट होता है नॉर्मल लोगों से। जैसे एक फ़ीमेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स लेकर पैदा होती हैं फ्रॉम ईच पेरेंट, 23 क्रोमोसोम्स लेने हैं फ्रॉम ईच पेरेंट। इसी तरह से एक मेल जो आता है जेनेटिक मेकअप, वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है। एक्स मिलता है वालिदा से और वाई मिलता है अपने फादर से, और इस तरह से जो एक तरह से एक मेल आइडेंटिटी डेवलप होती है। बलूगत के बाद मेल या फीमेल में प्राइम जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। पैदा होते ही जेंडर का पता चल जाता है क्योंकि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाती हैं उसी टाइम के ऊपर ही। तो बेसिकली अल्लाह मियाँ ने जो जितनी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उनको जोड़े में पैदा किया है, जैसे कुरान पाक में बार बार जिक्र भी आता है। यहाँ तक कि फूलों पौधों, नबातात, जमादात, हर एक चीज़ का, इवन ऐसी चीज़ों का जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनके भी जोड़े पैदा किए गए हैं। जैसे कि इवन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इसी तरह से हर एक चीज़ के अंदर ना एक जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बनाई गई हैं। इसी तरह से इंसानों में भी ये चीज़ हम समझते हैं कि कायनात की हर एक चीज़ जोड़े के ऊपर पैदा की गई है। अब इसके अंदर ना कुछ जेनेटिक चेंजेस या प्रॉब्लम्स या बीमारियाँ कह लें ऐसी आती हैं बाय बर्थ जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। यूँ ही कॉन्सेप्शन का टाइम होता है उस टाइम के ऊपर ही ये आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाती हैं। अब तो काफ़ी हद तक पता भी चल जाता है अल्ट्रासाउंड और मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं कि बच्चे के अंदर कोई फॉल्ट है या नहीं है। होता क्या है कि दरअसल जो रेगुलर एक्स और वाई क्रोमोसोम है, या तो इन जो क्रोमोसोम्स हैं ये इन्हीं में ही कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है, या फिर एक एक्स्ट्रा एक्स या एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है। इस तरह से जो एक नेचुरल कंपोजिशन है डीएनए की वो मुतासर होती है। इस तरह से बाय बर्थ ये लोग जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर लेकर पैदा होते हैं। तो ये हमने समझने लेनी है बात कि बेसिकली जो एक तरह से ट्रांसजेंडर होना है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये अल्लाह मियाँ की तरफ से है। इट इज़ समहाउ अ मैकेनिज्म ऑफ जीन्स। तो इन लोगों को माशरे में एक्सेप्ट करना और इनको मौक़े देना और इनको इनकी रिस्पेक्ट करना माशरे में, और इनको एक इज़्ज़त और मकाम देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो लोग हैं ट्रांसजेंडर होने की का ताल्लुक़ इनकी जिन्स के साथ है, इनके सेक्सुअल बिहेवियर्स के साथ है। इस चीज़ का ताल्लुक़ इनकी जहानत के साथ नहीं है और इनके और बहुत सारे बॉडीली प्रोसेसेस के साथ नहीं है। यानी ये ऐसा नहीं कि ये खाना नहीं पका सकते या ये स्टिचिंग नहीं कर सकते या इनका आईक्यू लेवल कम होता है, ये अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ये बाकी इंसानों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये समहाउ दे आर टोटली नॉर्मल पीपल एक्सेप्ट दिस कि इनकी जो एक तरह से जो सेक्सुअल टेंडेंसीज़ हैं वो इक्वलेंट नहीं होती हैं एक नॉर्मल मेल और फीमेल के। इसके अलावा इनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है बतौर इंसान होने की कि हम इनको आइसोलेट करें, हम इनसे नफरत करें या हम इनके साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन का मुजाहरा करें, जैसा कि हमें देखने में मिलता है। अच्छा, जब प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि इनके मेल या फीमेल जेनिटल्स जो हैं वो फ़र्क होते हैं। यानी कि एक बच्चा जो है वो पैदा होते ही कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर पैदा होता है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद डॉक्टर्स असाइन कर सकते हैं कि उस बच्चे को एक मेल नाम देना है या एक फ़ीमेल आइडेंटिटी देनी है कि जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसके मुताबिक ही उसको आइडेंटिटी दे दी जाती है। तो स्टिल वो लड़का या लड़की ज़रूर कहलाता है। उसके अलावा ऐसा होता है कि समहाउ कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि जिसके नतीजे में उनकी जो एबनॉर्मेलिटी है या कमी है उसको किसी हद तक कम किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है और वो किसी हद तक एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लायक होते हैं। जैसे कि
जो ट्रांसजेंडर होने की वजह से आवाज़ का प्रॉब्लम है कि बाकी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन आवाज़ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं डेवलप हुई, तो जो हार्मोन्स हैं वो इंजेक्ट किए जाएं, मेल हार्मोन्स, जिसके नतीजे में बहुत सी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाएं कि दाढ़ी निकल आए, आवाज़ चेंज हो जाए, तो वो एक देखने में एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके वो पर्सन। और इसी तरह से फ़ीमेल में भी कुछ ऐसे हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो इंजेक्ट किए जाएँ और ज़्यादा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा की जा सकें। ये तो है एक नॉर्मल ऐसी चीज़ जो कि एक बायोलॉजिकल है और अल्लाह मियाँ की तरफ से, और ये ट्रांसजेंडर्स हैं, इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, इनको एक्सेप्ट करना माशरे में और इज़्ज़त देना एक बहुत ही अच्छा अमल है। अब हम आते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ। ये चीज़ काफ़ी हद तक एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लेकर रखती है और इस चीज़ को हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और इसको हम ट्रांस सेक्सुअलिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या है कि कोई पर्सन बिल्कुल नॉर्मल मेल या फीमेल पैदा हुआ है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके जो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जेनेटिक मेकअप है उसका, वो भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, लेकिन उसके अंदर एक सेंस डेवलप हुई है समहाउ कि मैं अपने इस असाइंड जेंडर रोल में, जिसके साथ मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूँ, मेरे ऊपर फिट नहीं हो रही है। इसके नतीजे में अगर वो लड़का है तो वो लड़कियों की तरह ड्रेसअप होना चाहेगा, लड़कियों में उठना बैठना, उनकी तरह की हरकत व सकनात, उनकी तरह की मूवमेंट्स, और वो उनके साथ रहना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। इसी तरह से अगर वो लड़की है तो वो लड़कों की तरह ड्रेसअप होना, उनकी तरह चलना उठना बैठना, हेयर स्टाइल, ये चीज़ें कॉपी करना, बिल्कुल वो उन्हीं अपनी जो असाइंड जेंडर रोल है उसमें, उससे वो पर्सन मुतमईन नहीं होता। यूजुअली ये क्राइसिस जो जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये जो बच्चा जब छोटा ही होता है तभी ये पैदा होना शुरू हो जाता है। यानी जिस तरह अगर हम इसको साइकोलॉजिकली अब अंडरस्टैंड करें ना, तो जिस तरह फ्राइड ने कहा था कि जो फेलिक स्टेज है और उस जो एक तरह से जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ओरल एंड फेलिक और लेटेंसी की जो स्टेज आती है, फेलिक और लेटेंसी वो टाइम पीरियड होता है, यानी ऑलमोस्ट 3 to 7 ईयर्स का टाइम पीरियड वो होता है जिसमें बच्चा जेंडर आइडेंटिटी सीखता है और बहुत से जेंडर रोल्स सीखता है। वो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरा बाप है, ये माँ है, ये मेरे बहन भाई हैं, मैं एक लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, लड़कियों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, लड़कों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। इस टाइम पीरियड में बच्चियाँ बहुत डिस्क्रिमिनेट करती हैं कि ये कपड़े लड़कों वाले हैं, ये कलर लड़कों वाला है, ये शूज़ मैंने नहीं लेने, ये लड़के पहनते हैं। इसी तरह लड़के बहुत सी ऐसी चीज़ें करेंगे कि जिनको कहेंगे हाय गुड़ियों से मत खेलो, सर पे सींग निकल आएंगे, तो लड़कों ने खुद ही बहुत सी ऐसी बातें बनाई हुई होती हैं। बेसिकली दे आर लर्निंग देयर जेंडर आइडेंटिटीज़। अगर उस टाइम के ऊपर वो जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस सॉल्व आउट नहीं हुए हैं, जैसे कि हमने कहा फिक्सेशन हो जाती है उस टाइम पीरियड के अंदर, और वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एडिपस कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ों का शिकार होते हैं और बहुत सी रोल कन्फ्यूजन्स का अगर शिकार होते हैं, तो लेटर ऑन लाइफ में वो जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं और अपने जेंडर जो उनको असाइन किया गया है उसमें मिसफिट होना शुरू हो जाते हैं। और ये ऐसे लोग हमें स्कूलों कॉलेजों में इक्का दुक्का हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं, ऐसे बच्चे नज़र आते हैं कि हम एकदम खड़े हैं कॉलेज के बाहर, गर्ल्स कॉलेज के बाहर, और एकदम से कोई लड़का निकलता है जिसने गले में मफलर डाला हुआ है और उसने कोई हेयर स्टाइल वो करवाया हुआ है यहाँ से, बल्कि वो मशीन वगैरह लगवाई हुई है और वो बार बार यूँ शाहरुख खान की तरह बालों में हाथ फेर रहा है। तो हम देखते हैं कि नहीं है लड़की है, बस वो ड्रेसअप लड़कों की तरह हुई हुई है। सेम वे लड़कों में भी, कुछ बॉयज़ कॉलेजेस में भी या स्कूलों में भी हमें ऐसे बच्चे नज़र आते हैं कि जिनका स्ट्रक्चर भी बहुत ही होता है, वीक होता है, गर्लिश होता है, और उनकी आवाज़ भी और उनकी हरकत व सकनात भी बहुत ही डेलिकेट सी लग रही होती हैं। और हमें लगता ये है कि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बायोलॉजिकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो अपनी एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं। अच्छा, उसमें अब क्या चीज़ आती है कि ये जो लोग हैं जेंडर आइडेंटिटी वाले, इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। जो ट्रांस सेक्सुअलिज्म है या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, इसके ऊपर जो इनिशियल काम है वो 1931 से होना शुरू हुए थे। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि इस हवाले से जो एक्सेप्टेंस है कि इस जो वो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी जेंडर को चेंज कर लेते हैं, जेंडर जो चेंज कर लेते हैं कुछ लोग। जो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, हार्मोन थेरेपीज़ भी हैं और उसके अलावा सर्जरीज़ हैं मॉडर्न डे में, जो कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट होती जा रही हैं। एंड स्टिल इट इज़ अ हीटेड डिबेट इन मेडिकल साइंसेस कि ये एक्सेप्टेड है या नहीं है, और इसके सबसे मेन साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है, इफ़ेक्ट है सोसाइटी के ऊपर भी और पर्सन के ऊपर भी, वो क्या है। और इसके साथ एक दूसरी जो चीज़ है, यानी एक तो है जो हमारे पास एक अच्छा ट्रीटमेंट है,
साइकोलॉजिकल। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट क्या है कि हम उनको बायोलॉजिकली टेस्ट करें, क्या वाकई उनके अंदर कोई बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उनके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो हम उनकी साइकोथेरेपी करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और उनको समझाएंगे कि उनके रियल रोल्स क्या हैं और वो किस तरह से सोसाइटी में फिट इन हो सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि दरअसल उनके अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट पाया जाता है। जिनके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट पाया जाता है उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी प्रोमिनेंट सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेल वाली हैं या फीमेल वाली हैं। उसके मुताबिक उनको कोई ना कोई ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे हार्मोन इंजेक्शंस हैं वो उनको अप्लाई किए जाएंगे ताकि वो अपने जो असाइंड जेंडर रोल है, जो कुदरती तौर पर वो लड़का है या वो कुदरती तौर पर ज़्यादा लड़की हैं, तो वो उससे अप्रोप्रिएटली उनको वो हार्मोन इंजेक्शन उनको सप्लीमेंट करेंगे। ऑलमोस्ट हार्मोन थेरेपी 1 से लेकर 2 ईयर्स तक चलती है और काफ़ी हद तक ये लोग फिर उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाते हैं मॉडर्न सोसाइटीज़ में। जैसे कि हमारे यहाँ तो उनको हिजड़ा बना दिया जाता है और उनसे सोसाइटी के गंदे काम लिए जाते हैं, ये दरअसल हम उनसे कराते हैं। अदरवाइज़ उनका IQ लेवल इज़ रियली फिट एंड बैलेंस, उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। अच्छा, अब ये सारा मसला तो हल हो गया हमारा कि बेसिकली जो रियल ट्रांसजेंडर्स हैं वो क्या हैं, वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड है और उनको हार्मोन थेरेपी से काफ़ी हद तक हम नॉर्मल लाइफ सोसाइटी पैटर्न में सेट इन कर सकते हैं और हमें चाहिए कि हम उनको उनकी ज़रूरी सहूलियात और उनको उनकी प्रोटेक्शन भी करें। अब हम आते हैं दूसरे लोगों की तरफ जो बिगड़े हुए लोग हैं और जिनके ऊपर ये बिल और ये सारी डिबेट्स हो रही हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर हम आते हैं ज़रा। अब ये क्या है कि कुछ लोग जो जेंडर आइडेंटिटी का शिकार हैं या फिर उनकी विशफुल थिंकिंग है, वो चाहते हैं कि हम लड़की या लड़का ना रहें, हम चेंज करना चाहते हैं। अब उनके साथ क्या है, नंबर 1 ये कि उसमें भी ट्रीटमेंट की अप्रोचेस से हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। 1931 में पहली सर्जरी हुई थी ट्रांसजेंडर ऑपरेशंस के ऊपर, ट्रांससेक्सुअलिज्म के ऊपर, जिसमें एक मेल सोल्जर था, डच सोल्जर था, जो कि जिसने अपनी जेंडर चेंज की थी। एक्सेप्टेंस नहीं मिली, बहुत हीटेड डिबेट हुई और उसके बाद इस सिलसिले को बंद कर दिया गया। टिल 1952 में ये सिलसिला बहाल हुआ और इसको एक्सेप्टेंस मिली और ट्रांससेक्सुअलिज्म को और ट्रांसजेंडर को और चेंज ऑफ जेंडर को, जो जिसको हम कहते हैं जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन, इसको लॉफुल प्रोटेक्शन हासिल हुई मेजर बड़े कंट्रीज़ में जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका समेत और बाकी दीगर कंट्रीज़ में 1952 में। अच्छा, उसके बाद इनको लीगल जब पोजीशन मिली तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो थे इस तरह के ऑपरेशंस अमल में लाए गए। अमेरिका के अंदर ही ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ऐसे ऑपरेशंस की तादाद 1 in 30,000 मेल्स के ऑपरेशन हुए और 1 in 100,000 फीमेल ने ऑपरेशन कराए जेंडर आइडेंटिटी के। स्टिल प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, लेकिन ये ऑपरेशंस होना शुरू हो गए। अच्छा, इसकी जो सबसे पहले हम आते हैं एक और एस्पेक्ट की तरफ, वो है कि दरअसल जो थी इसकी जो जेंडर की तब्दीली के ऑपरेशंस हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता जब तकवीत मिलनी शुरू हुई तो अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जेंडर चेंज के ऑपरेशंस किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हार्मोनल थेरेपी से मदद ली जाती है। 1 साल से लेकर 2 साल तक हार्मोन्स की थेरेपी इंजेक्ट की जाती है, जिसमें जो जेंडर चेंज करना चाह रहा है, मसलन ज़्यादातर जो तादाद है वो मर्दों की है, मर्दों की तादाद डबल है औरतों से जेंडर आइडेंटिटी ऑपरेशंस के हवाले से, कि कम औरतें हैं जो अपनी जेंडर चेंज करती हैं और ज़्यादातर मेल हैं जो फीमेल होना चाहते हैं। तो उनमें जिस तरह मेल है तो उसको फीमेल वाले हार्मोन्स लगाए जाएंगे जिससे फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होंगी। उसके अलावा फेशियल सर्जरीज़ जिसमें फेस का स्ट्रक्चर, जॉ लाइन वगैरह, इससे रिलेटेड ऑपरेशन होंगे। उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स के हवाले से, जैसे फीमेल हैं तो उसकी ओवरीज़ की का रिमूवल, हिस्टोक्टमी वगैरह के ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन कराए जाएंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल ऑर्गन इम्प्लांट, ये अलग से एक ऑपरेशन होगा। इस तरह से ये 3 या 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है जो 3 या 4 सालों तक चलता है। तो इसके बाद लोग जो हैं वो अपनी जेंडर ऑल टुगेदर चेंज कर लेते हैं, मर्द औरत या औरत मर्द बन सकते हैं। ये अब मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल साइंसेज इसके ऊपर काम कर रही हैं और स्टिल एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, एक्सेप्टेड, वेल एक्सेप्टेड नहीं है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही वेल एक्सेप्टेड है। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसके ऊपर अभी स्टडीज़ जारी हैं, चूँकि बहुत ही पुरानी चीज़ नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि 50 to 60% जो लोग हैं दे वर डिससेटिस्फाइड आफ्टर देयर जेंडर चेंज। जब उनकी जेंडर चेंज की गई तो अपनी न्यू रोल से भी इतने ज़्यादा हैप्पी नहीं थे और रोल कन्फ्यूजन का स्टिल शिकार थे।
कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ओवर द ईयर काफ़ी हद तक एक नॉर्मल अपनी नई आइडेंटिटीज़ के साथ रहना सीख लेते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल मेल और फीमेल नहीं होते हैं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि उनका सेक्सुअल बिहेवियर बिल्कुल एक नॉर्मल मर्द या औरत की तरह होता है, बल्कि जो एक तरह से एक आर्टिफिशियली चूँकि चीज़ें इंड्यूस की गई हैं, ऑपरेट किया गया है, हार्मोन्स डाले गए हैं, तो स्टिल वो एक बाहर से एक डब्बा ही होता है। अदरवाइज इन डीप इनसाइड वो एक जेनेटिक टेंडेंसीज लेकर पैदा नहीं होते हैं कि वो एक प्रॉपर कामिल मर्द या कामिल औरत बन जाते हैं। अच्छा, और मैं ज़हन में लाती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो मैंने अभी नहीं बताई और मेरे जहन में आ रही हो। अच्छा, इन सर्जरीज़ को सेक्स चेंज या सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरीज़ कहा जाता है। जो अभी ये जिन सर्जरीज़ की हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और इन मुल्कों में ये काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और अब पाकिस्तान में भी पॉपुलर हो रही हैं। अब हम ज़रा इसके भी बैक पे आते हैं, इसके बैक पे आते हैं हम। वो जो अब ना नई नई ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं LBGT टाइप की, जो कि सारी शैतानी कुव्वतें हैं, जिनको हम कहते हैं इल्यूमिनेटी का सारा। आपके अगर कोई इस हवाले से रखता है, मालूमात रखता है या इंटरेस्ट रखता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन हम ज़रा इसी पे ही आते हैं कि जो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड तहरीकें हैं, ये पूरी दुनिया में जड़ पकड़ रही हैं। और इनका मकसद क्या है कि लोगों को लादीनियत की तरफ राग़िब किया जाए, दीन से दूर किया जाए, और उनकी लोग जो मुख्तलिफ मुल्क हैं, स्पेशली जिनकी कुछ एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ अभी तक इंटैक्ट हैं, उनके सिस्टम्स को तबाह किया जाए। अब उसकी जो तहरीक है, उसके ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है, और हमें ये पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ कभी औरत मार्च में मुख्तलिफ नारों में नज़र आता है, कभी हमें ये सुर लाल लाल लहराएगा के नारों में, सोशलिज्म वालों में नज़र आता है। यानी अदरवाइज़ वो बड़ी न्यूट्रल और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें लग रही होती हैं, लेकिन उनके जो डीप इनसाइड एजेंडाज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं सोसाइटी के लिए। इसी तरह से ये जो तहरीक है, इसका जो एक गे मूवमेंट है, हमें नज़र आता है कि उन्होंने ना अंदर घुस के साजिश करने की कोशिश की, और ऐसा कानून हमारी तमाम जो पार्लियामेंट की में जमातें हैं उन सबसे मंजूर करवा लिया, कि जिसके नतीजे में ये ला क्या है। अभी देखा मैंने आपको जितनी बात बताई वो सब मेडिकल रीजंस हैं। इवन जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज भी डॉक्टर्स इंजाम देंगे, और बाकायदा असाइनमेंट होने के बाद डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा कि ही शुड बी ट्रीटेड एज अ मेल। अब इसको आदमी ट्रीट किया जाए या फीमेल ट्रीट किया जाए, और स्टिल उसका जो नादरा के अंदर इंडक्शन है, नेम चेंज की, और सारी वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ही था, वो इतना ईजी नहीं था। लेकिन अब ये जो कानून बना है, इसके नतीजे में बस मुझे ये लग रहा है कि मैं एक मर्द हूँ, मैं जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराऊँ कि मैं आदमी हूँ। कोई भी जो चाहे अपनी जेंडर को रिवील करे, वो मर्द बताए अपने आप को, औरत बताए, या नाम भी बताना चाहे अपने आप को ट्रांसजेंडर लिखे। तो इस तरह से जो अल्लाह मियाँ की तरफ से एक निज़ाम है जोड़े बनाने का, और उसमें जो मैकेनिज़्म है, जो बायोलॉजी इन्वॉल्व है, हम उसको भी एक्सप्लाइट कर रहे हैं। दरअसल हम मज़हब को ही नहीं, हम साइंस को भी एक्सप्लाइट कर रहे हैं। और उसका डीप इनसाइड मकसद और क्या नज़र आता है आपको भाई? यही नज़र आता है कि इस किस्म की चीज़ों को जो इखलाक बाख्ता हैं और हमारे मज़हब से दूर हैं, एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ से दूर हैं, उनको माशरे में प्रोपोगेट किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। और ये इतने डीप हिडन तरीके से किया जाता है कि एकदम से नज़र ना पड़े लोगों की। लेकिन हो ये रहा है कि अच्छी चीज़ ये है कि ये ना सिर्फ आइडेंटिफाई हुआ है, बल्कि तकरीबन तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने इस पर बात भी की है और इसको कंडेम भी किया है, इसकी मजम्मत भी की है। जिस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी मुझे भी नज़र आए, लोगों ने लगाई हैं सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाई हैं हज़रत जो लूत की कौम है उस हवाले से, कि वो जो कौम थी वो इसीलिए तबाह हुई कि इतनी बड़ी तबाही है और हम खुद इसका सामान कर रहे हैं, हमारी मजहबी और सियासी जमातें मिलकर इसका एहतमाम कर रही हैं। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इस किस्म के लॉज को मुल्क में टोटली बैन होना चाहिए, और इस किस्म के लॉज को पुट करने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है। इसके साथ साथ ज़रूरी चीज़ ये है, इसका नुकसान क्या होता है कि जो अच्छा काम हो रहा होता है वो भी इन बुरे कामों के पीछे छुप जाता है। यानी अदरवाइज़ जो ट्रांसजेंडर्स की लाज की प्रोटेक्शन है और उनको मुलाजमतों में हिस्सा देना, उनके लिए कोटा मुख्तस करना और उस पिसे हुए तबके को की रहनुमाई और मावनत फराहम करना, जो एक अच्छा काम था, वो भी छुपना शुरू हो गया इस किस्म की चीज़ों में। यानी ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं, LBGT की, गे मूवमेंट्स वाले, होमोसेक्सुअलिटी वाले, और प्लस ये कि ट्रांससेक्सुअलिज्म वाले, ये दोनों एक्सप्लाइट कर रहे हैं उन लोगों को जो कि अपनी मर्ज़ी से बेचारे नहीं हैं, यानी इस डिसऑर्डर के साथ पैदा नहीं हुए, उनका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है, वो एक्चुअल इस्तेहसाली तबका है जिनको असल मदद की ज़रूरत है। उनकी मदद नहीं हो रही है, बल्कि हो ये रहा है कि उनका और ज़्यादा इस्तेहसाल किया जा रहा है इस किस्म के बिल्स पेश करके।